ये सीट है रामनगर विधानसभा। पश्चिम चंपारण में ये सीट है और लोकसभा है इसकी वाल्मीकि। और फिलहाल वाल्मीकि नगर में यहाँ इस विधानसभा में बीजेपी की भागीरथी देवी का कब्जा है। तो क्या भागीरथी देवी इस बार भी बीजेपी का परचम यहाँ लहराएंगी, बीजेपी के लिए कमल खिलाएंगी या फिर कुछ उलटफेर होगा? लेकिन उससे पहले इस सीट का इतिहास जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। रंजन जी, अगर रामनगर को आप स्कैन करते हैं तो क्या दिखता है? रामनगर का इतिहास और रिकॉर्ड क्या कहता है? देखिए, जैसा आपने बताया कि ये पश्चिम चंपारण जिला में है, वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंतर्गत ये एक विधानसभा की सीट है और यहाँ पर पहला चुनाव 1962 में हुआ था। तब ये सामान्य सीट थी, लेकिन नए परिसीमन जो 2008-9 में हुआ उसके बाद ये सीट जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हो गई है। तो ये बात है कि ये सीट सामान्य से एससी आरक्षित हो गई, लेकिन इसने अपना स्वभाव नहीं बदला है। इसका क्या है कि ये जिस पर विश्वास करता है जमकर विश्वास करता है और इसीलिए अगर आप देखें तो एक विधायक को यहां आप छोड़ दें तो बाकी जो भी विधायक यहां से हुए हैं वो 2 से ज्यादा बार यहां पर जीते हैं, 2 बार भी नहीं, उससे ज्यादा बार जो है यहां से चुनाव जीते हैं। तो यहां पर जो रामनगर है वो अपने विधायकों पर विश्वास करता हुआ दिखा है और ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों पर ही या विधायकों पर ही, ये पार्टियों पर भी विश्वास करता हुआ दिखा है। जिस पार्टी पर इसका विश्वास हुआ है उसे इसने जमकर वोट किया है, ये भी दिखता है। आप देखिएगा, अगर इसको 2 कालखंड में हम बांट कर देखें, 1962 से 1985 तक कुल 7 चुनाव उस दौरान हुए, उसमें से 6 बार कांग्रेस इस सीट को जीतने में सफल रही। तो जब कांग्रेस को दिया तो भरपूर कांग्रेस को दिया और फिर 1990 से 2020 जो अभी चुनाव हुए थे, इस दौरान आप देखते हैं जो 8 चुनाव ये हुए हैं उसमें से 7 बार बीजेपी यहां से चुनाव जीती है। तो फिर जब बीजेपी को दिया है तो फिर जी भर के बीजेपी को ही दिया है। अभी यहां से भागीरथी देवी जो हैं वो विधायक हैं, बीजेपी की सीनियर लीडर हैं, पद्मश्री हैं। उनको 2019 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और आप कहते हैं जो हम लोकतंत्र की परिकल्पना जो सोचकर की गई थी वो एक सफाई कर्मी से विधानसभा तक पहुंची हैं। तो वो स्ट्रगल उन्होंने देखा है। शुरुआत में घर से भी सपोर्ट नहीं मिला था, बावजूद इसके जो है उन्होंने ठान रखा था कि उन्हें राजनीति में अपना करियर बनाना है और राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है। तो उन्होंने की और वो जो है अब तक 5 बार विधायक रह चुकी हैं। 3 बार तो रामनगर से वो विधायक बनी हैं और इससे पहले जो है शिकारपुर विधानसभा था, वहां से भी वो 2 बार विधायक थी। जब नए परिसीमन के अनुसार शिकारपुर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हुआ तब जो है, और रामनगर उसी वक्त जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट बना, तब जो है भागीरथी देवी यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आई। अब अगर हम यहां पर देखें कि क्या कुछ हुआ है तो कुल 15 चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 बार सफलता मिली है, बीजेपी ने सर्वाधिक 7 बार जो है रामनगर की सीट जीती है, स्वतंत्र पार्टी को 1 बार कामयाबी मिली है, तो जनता दल भी 1 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। यहां पर नारायण विक्रम शाह और चंद्रमोहन राय जो हैं वो 4-4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो अर्जुन विक्रम शाह और भागीरथी देवी 3-3 बार जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुई हैं। अब अगर हम आखिरी 3 चुनाव की बात करें कि क्या कुछ यहां पर हुआ है, तो ये चीज दिखती है कि तीनों ही बार जो है बीजेपी ने ये सीट जीती है और तीनों ही बार भागीरथी देवी ही बीजेपी की प्रत्याशी रही। उससे पहले भी जो है चंद्रमोहन राय बीजेपी के प्रत्याशी थे। जब ये सीट सामान्य थी तो उन्होंने लगातार जो है जीत यहां पर हासिल की थी 3, और 1 बार सिर्फ 1995 में रामप्रसाद यादव जनता दल के उम्मीदवार जीते थे और 1990 में चंद्रमोहन राय जो है वो यहां पर उन्होंने जीत का सिलसिला शुरू किया था।
तो 2010 में अगर हम देखें तो उस समय भागीरथी देवी को 51,993 वोट आए, मतलब 41.51% वोट। और कांग्रेस से प्रत्याशी थे नरेश राम, उनको 22,211 वोट आए, मतलब 17.73%। और सुबोध कुमार जो हैं यहां एनसीपी के प्रत्याशी थे, उनको 20,000 वोट आए, मतलब 16% वोट। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में 41.51% वोट लाकर भागीरथी देवी 29,782 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। जब से ये सीट आरक्षित हुई है, एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिली है, और हर बार जो है उसमें एक कोण भागीरथी देवी रही हैं, एक कोण सुबोध कुमार रहे हैं, और कांग्रेस जो है हर बार अपना प्रत्याशी बदलते रही है। 2015 में जबकि महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी को ही यह सीट मिली। भागीरथी देवी फिर से चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन उनके सामने कद्दावर नेता पूर्णमासी राम को जो है कांग्रेस ने टिकट दिया, इस उम्मीद से कि इस बार जो है वो परिपाटी बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भागीरथी देवी को 82,166 वोट आए, मतलब 48.05% वोट, मतलब पिछली बार से भी जो है लगभग 6.5-7% वोट जो है वो उनके बढ़ ही गए। पूर्णमासी राम को आए 64,178 वोट, मतलब कि 37.5% वोट। और सुबोध कुमार जो प्रत्याशी थे एक बार फिर से एनसीपी के, उनको 9,488 वोट, मतलब 5.5% वोट आए। तो भागीरथी देवी 17,988 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रही। फिर 2020 आता है, जेडीयू जो है वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था, बीजेपी ने फिर से अपना कैंडिडेट भागीरथी देवी को बनाया। तो इस बार पूर्णमासी राम के छोटे भाई राजेश राम कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, और सुबोध कुमार जो है भारतीय पंचायत पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर देखने को मिली। भागीरथी देवी को आए 75,423 वोट, मतलब 39.5% वोट, और राजेश राम को आए 59,627 वोट, मतलब कि 31.28% वोट, और सुबोध कुमार को आए 26,063 वोट, मतलब कि 13.7% वोट। और यहां पर भागीरथी देवी को जीत मिली 15,796 वोटों से। लेकिन अब इस बार जो है किसे टिकट मिलेगा? आप भागीरथी देवी ही फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतरेंगी, वो एक्टिव भी दिख रही हैं, हालांकि उम्र उनकी ठीक ठाक हो चुकी है, लेकिन वो एक्टिव दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच सुबोध कुमार भी जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो क्या सुबोध कुमार अपना एक दावा यहां पर ठोक सकते हैं? यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या इस बार बीजेपी यहां पर अपना प्रत्याशी जो है वो बदल सकती है? यह देखना जो है वो दिलचस्प होगा। लेकिन जो कांग्रेस के सामने यहां पर समस्या है, या महागठबंधन के सामने समस्या है, कि उन्हें एक सशक्त कैंडिडेट खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है भागीरथी देवी या मान लीजिए सुबोध कुमार लड़ते हैं तो उनका मुकाबला कर सके। क्या कुछ होता है? जनसुराज इस उम्मीद में होगा कि उसकी कोशिश होगी जनसुराज की कि अगर जो है जिनको टिकट नहीं मिल पाता है उनको अपने पाले में करे। अगर वो ऐसा करता है तो चुनाव और रोचक होगा और फिर तीसरा कोण खुल जाएगा। लेकिन अगर आमने सामने की भिड़ंत होती है तो फिर जो है बीजेपी का दावा मजबूत होता हुआ आपको दिखेगा। अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर क्या कुछ दिखता है? यहाँ एससी वोटर्स जो हैं 16.89% हैं। अब आप देखिए मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है, 20.3% है, और इसीलिए चर्चा ये भी है
कि AIMIM भी जो है यहां से अपना प्रत्याशी दे सकती है। तो देखना है असदुद्दीन ओवैसी जो है अपना कैंडिडेट क्या रामनगर में देते हैं। अगर देते हैं तो उसका भी असर चुनाव पर पड़ सकता है। यादव 9 से 10% हैं, तो यहां पर जब आप MY का देखते हैं तो वो लगभग 29 से 30% जो है वो बनता हुआ दिखता है। मतलब वो एक मजबूत जो है समीकरण बनता है। अब अगर यहां पर आप सामान्य जाति देखें तो रामनगर में जो सामान्य जाति के वोटर हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण अगर आप तीनों को जोड़ दें तो वो 7 से 8% ही पहुंचता है, जिसमें कि ब्राह्मण 4.5 से 5% होंगे, राजपूत 1 से 1.5% और भूमिहार 1 से 1.25% के आसपास होंगे। कोयरी कुर्मी की भी संख्या बहुत नहीं है, 5% के आसपास है और वैश्य 6.5 से 7% हैं। तो ये आंकड़ा जो है 12 से 13% का पहुंचता है। तो लगता है कि सामान्य जाति और ये जो परंपरागत वोटर हैं कोयरी कुर्मी और वैश्य, तो ये 20% ही पहुंचता है। तो MY 30% है। फिर बीजेपी जीतती कैसे है और ये चीजें बदलती क्यों हैं? तो इसकी वजह यह है कि यहां पर शेड्यूल ट्राइब्स की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है और खास करके अगर आप देखें तो यहां पर जो थारू जनजाति है उनकी संख्या बहुत अच्छी है। लगभग 16-17% के आसपास जो है ये ट्राइबल्स आपको यहां पर दिखते हैं और अल्टीमेटली जो है उनका वोट काउंट करता है कि वो किसकी तरफ जा रहे हैं। तो MY दमदार है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को लगातार जो इतनी सफलताएं मिल रही हैं उसके पीछे ये है कि जो थारू जनजाति के वोट हैं, हालांकि वो थोड़े बहुत बंटते हैं लेकिन ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो आपको बीजेपी की तरफ ही जाता हुआ दिखता है। की पार्टी आती है तब तो और मुश्किल होगा इंडिया ब्लॉक के लिए, जी हाँ, तब और भी मुश्किल हो जाएगा इंडिया ब्लॉक के लिए। तो यहां पर जो आपको अति पिछड़ी जातियां हैं, चूंकि उनकी संख्या भी अच्छी खासी है 10% 12% के आसपास, और जो थारू जनजाति हैं, चूंकि ये थारू जनजाति पहले ट्रेडिशनली देखिएगा तो कांग्रेस को वोट करती थी, लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब इनको आरक्षण मिला तो उसके बाद से जो है इनका झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो वोटिंग पैटर्न है वो क्या रहता है। अगर यहां पर महागठबंधन को सफलता अर्जित करनी है तो ये जो थारू जनजाति के वोट हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो सेंधमारी करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तब फिर जो है मुश्किल होगी उनके लिए। हालांकि एक राहत की बात महागठबंधन इसमें देख सकता है, या आप कहिए कि उम्मीद की किरण उसे वहां दिख सकती है कि 2010 में भागीरथी देवी 29,782 वोट से जीती थी, 2015 में वो घटकर 17,988 हो गया और 2020 में वो घटकर 15,796 हो गया है। तो धीरे धीरे जो है वो मार्जिन कम हुआ है जीत का। तो यहां पर एक उम्मीद की किरण उसके लिए दिखती है, मतलब अवसर है, लेकिन उसे कैश करने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए आप बेहतर तरीके से जो जातीय समीकरण है उसको साधेंगे तभी आपके पक्ष में परिणाम आएगा, नहीं तो एक बार फिर से यहां पर रामनगर में जो है फूल खिलने की संभावना दिखती है। तो देखिए ये रामनगर का रिकॉर्ड रहा और समीकरण रहे हैं और बहुत दिलचस्प मुकाबला यहां पर होगा अगर AIMIM भी यहां से अपना कैंडिडेट देता है। जनसुराज पर भी नजरें टिकी होंगी कि वो किसे यहां पर से उतारता है, क्या इस सीट में कैंडिडेट उतारेगा और वो कैंडिडेट कौन होगा।